हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सरयू। आई होप आप सब ठीक होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो फिर से पढ़ाई शुरू करते हैं। तो हम सॉल्यूशंस पढ़ रहे हैं अभी तक। क्लास 12 का लेसन है ये। क्लास 12 की यूनिट 2 है सॉल्यूशंस। रॉल्स लॉ तक हम कर चुके थे। क्या है रॉल्स लॉ, उसको डिराइव भी कर लिया था। क्या कहता था रॉल्स लॉ हमारे पास कि टोटल प्रेशर जो होता है वो इक्वल होता है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। और ये जो पार्शियल वेपर प्रेशर है ये किसके इक्वल होता है, किस पे डिपेंड करता है? ये वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट और इसका मोल फ्रैक्शन। ठीक है, इन्हीं सॉल्यूशन से हमारे पास सॉल्यूशंस दो तरह के निकल कर आते हैं। कुछ सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं जो रॉल्स लॉ को कंप्लीटली फॉलो करते हैं और कुछ सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करते। ऐसे सॉल्यूशंस, द सॉल्यूशंस व्हिच फॉलो रॉल्स लॉ कंप्लीटली आर नोन एज आइडियल सॉल्यूशंस एंड द सॉल्यूशंस व्हिच डू नॉट फॉलो What? Rolle's law are known as non-ideal solutions. आइडियल हम किस चीज को कहते हैं? जो बहुत ही आदर्श होती है, जैसा कहा गया है बिल्कुल वैसे ही करना है। आइडियल सॉल्यूशंस भी हमारे बिल्कुल वैसे ही कहते हैं। आइडियल सॉल्यूशन कहता है कि अगर रॉल्स लॉ कह रहा है कि P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी होगा तो पी ए इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी ही हमारे पास निकल कर आएगा। आइडियल सॉल्यूशंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। उनको हम देखेंगे कि क्या प्रॉपर्टीज होती है। शुरू करते हैं आइडियल सॉल्यूशंस से। आइडियल सॉल्यूशंस नाम से ही पता चल रहा है कि बिल्कुल आइडियल है, रॉल्स लॉ को कंप्लीटली फॉलो कर रहे हैं। आइडियल सॉल्यूशंस के लिए जो प्रेशर हम ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व यानी कि जो हम निकालेंगे प्रेशर, वो किसके बराबर होता है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। ये है इसकी पहली प्रॉपर्टी। समझ में आ गई बात कि जो प्रेशर हम निकालेंगे वो प्रेशर किसके बराबर होगा? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए किसके बराबर होगा? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट इनटू मोल फ्रैक्शन। ये कौन सा प्रेशर है? ये वाला पार्शियल वेपर प्रेशर कब है? जब हमने ए और बी को मिक्स कर दिया है। ये वाला पार्शियल वेपर प्रेशर कब है? जब सिर्फ हमारे पास बीकर में ए ही कंपोनेंट था। और ये है इसका मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कब निकल के आता है? जब हमारे पास मोल्स होंगे दोनों कंपोनेंट्स के हमारे पास प्रेजेंट। ऑलराइट, इतना पता लग गया। सेकेंड है कि देखो हमारे पास दो बीकर है ना, ए बी, और इससे हमने एक तीसरा बीकर जो है वो तैयार किया था। ये ए था, इसमें हमारे पास बी लिक्विड था और यहाँ पे हमारे पास ए प्लस बी दोनों ही लिक्विड्स प्रेजेंट थे। आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो इंटरैक्शंस मेरे पास ए और ए के मॉलिक्यूल्स में हैं, वही इंटरैक्शंस ए और बी के मॉलिक्यूल्स में होंगी और वही इंटरैक्शंस ए और बी के बीच में भी होंगी, तभी तो वो आइडियली बिहेव करेगा। मान लो कि इनमें से एक भी कह दे कि नहीं भाई जैसा ए कर रहा है मैं वैसा नहीं करूंगा, तो क्या हुआ? वो आइडियल बिहेवियर से थोड़ा सा अलग हो गया। लेकिन आइडियल बिहेवियर क्या है कि वो एक दूसरे के साथ सहमति जो है वो जता रहे होंगे। यानी कि ए और ए के बीच में जो इंटरैक्शंस है, टाइप ऑफ इंटरैक्शंस कुछ भी हो सकती हैं। वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ इंटरैक्शन हो सकती है। बी और बी के बीच में जो इंटरैक्शन होंगी वही ए और बी के बीच में होंगी। यानी कि अगर ए और ए के मॉलिक्यूल्स जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं तो बी और बी के भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे और ए और बी के भी जो है मेरे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे। ठीक है, बात पता चल गई कि ए और ए की इंटरैक्शंस आर इक्वल टू बी एंड बी की इंटरैक्शंस विच आर इक्वल टू ए एंड बी की इंटरैक्शंस। अब देखो कि इंटरैक्शंस सेम आ गई। ठीक है, जो इंटरैक्शन इसमें थी, यानी कि यहाँ पे ए और ए का डिस्टेंस इतना था, तो यहाँ पे ए और ए का डिस्टेंस, बी और बी का डिस्टेंस इतना था, तो ए और बी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? इससे डबल हो जाएगा। डबल हो जाएगा ना मेरे पास। यानी कि यहाँ जो ए और ए का मान लो कि डिस्टेंस रहने दो, चलो मान लो कि मैंने यहाँ पे 5 ml लिया ए सॉल्यूशन और मैंने 5 ml लिया बी सॉल्यूशन, तो मेरे पास a प्लस बी का सॉल्यूशन कितना बनना चाहिए? 10 ml बनना चाहिए।
इससे ज्यादा या कम नहीं होना चाहिए। क्यों कम नहीं होना चाहिए? क्योंकि ए और ए के बीच जो इंटरेक्शंस है वही बी और बी के बीच है, और ए और बी के बीच 10 होंगी। 5 ml थोड़ी होगा, 5 + 5 मिक्स कर रही हूँ ना मैं, तो 10 ml होगा। यानी कि आइडियल सॉल्यूशंस को जब हम मिक्स करते हैं तो उनकी डेल्टा वी, वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग जो होती है वो 0 होती है। डेल्टा वी जो है मिक्सिंग की वो कैसी होगी? 0 होगी, यानी कि कोई भी वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा। जब इनका डिस्टेंस इतना है, इनका डिस्टेंस इतना है, और ए और बी के डिस्टेंस इतना है, तो क्या वॉल्यूम में चेंज आएगा? वॉल्यूम में तो चेंज आएगा ही नहीं। वॉल्यूम में चेंज कब आएगा? वॉल्यूम कब बढ़ती या घटती है? जब आपस में जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होंगी वो बढ़ेंगी या कम होंगी। बढ़ेंगी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तो क्या होगा? वॉल्यूम कम हो जाएगी। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होंगी तो डिस्टेंस क्या होगा? मॉलिक्यूल्स के बीच बढ़ जाएगा, तो डेल्टा वी कैसी होगी? हमारी ज्यादा आएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि सेम ही तरह की इंटरैक्शंस है तो डेल्टा वी मिक्सिंग पे कैसी होगी? 0 होगी। ठीक है, अब एक बात देखो कि जब ये वाला सॉल्यूशन हम बनाते हैं तो ए और ए के बीच के बॉन्ड्स टूटते हैं, बी और बी के बीच के बॉन्ड्स टूटते हैं, और ए और बी के बीच कैसा बॉन्ड होता है? बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। यानी कि जब मैं एक सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रही हूँ, ए और बी लिक्विड्स को लेके उन दोनों का मिक्सचर बना रही हूँ, सॉल्यूशंस आर मिक्सचर्स, राइट? मिक्सचर बना रही हूँ तो क्या मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स हो रही है। कुछ पुराने बॉन्ड्स, कुछ पुरानी मित्रता जो है वो टूट रही है, और कुछ नई फ्रेंडशिप्स जो है वो बन रही है। तो क्या होता है कि जब ए और ए के बीच बॉन्ड कैसा है, जब वो ब्रेक करता है, जब बॉन्ड ब्रेक करता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, जब भी कोई बॉन्ड ब्रेक करता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। अब बॉन्ड टूट रहा है, बेचारी की एनर्जी कम हो गई है, मेरा दोस्त था पहले अब मेरा दोस्त नहीं रहा, तो क्या होगा? एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है। बी और बी के बीच में क्या होगा? बॉन्ड ब्रेक कर रहा है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। जब ए और बी के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, बॉन्ड क्या हो रहा है? नया बॉन्ड बन रहा है ना, बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो एनर्जी रिलीज होती है। वाह भाई, नई दोस्ती बन गई, एनर्जी रिलीज, बहुत एनर्जी है, बहुत मजा आ रहा है, नए दोस्त बन गए हैं। ठीक है, इतनी बात पता चल गई। अब ये एनर्जी में चेंज आ रहा है, यहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, यहाँ एनर्जी रिलीज हो रही है, इसको कहते हैं डेल्टा एच। जो चेंज इन एनर्जी होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच। +1 में थर्मोडायनेमिक्स लेसन है, उसमें जो है ये डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी जो है बताया गया है। हीट में जो है वो चेंज आएगा। ठीक है, एनर्जी का जब कॉन्सेप्ट आता है तो क्या है? हीट है ना। हीट क्या है? यहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, यहाँ एनर्जी रिलीज हो रही है, या हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ हीट एब्जॉर्ब हो रही है और यहाँ पे वही हीट जो है वो रिलीज हो रही है। ठीक है, जब हीट एब्जॉर्ब होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है तो डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव निकल के आती है और उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक चेंज होता है वो। और जब डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आती है तो कैसा होता है रिएक्शन? एंडोथर्मिक। यानी कि एंडोथर्मिक के केस में क्या होता है? जब एक्सोथर्मिक होता है और एंडोथर्मिक होता है, सॉरी फिर से सुनो, कि जब डेल्टा एच पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, जब डेल्टा एच नेगेटिव है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो है हीट कैसी है? एब्जॉर्ब हो रही होगी, और जब हीट रिलीज होती है किसी रिएक्शन में, हीट एनर्जी बाहर निकलती है, तब डेल्टा एच नेगेटिव होता है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अब ए और बी है, ठीक है, अब यहाँ पे जो है हीट एब्जॉर्ब हुई, यहाँ पे कुछ हीट एब्जॉर्ब हुई, ए और ए में हीट एब्जॉर्ब हुई जब बॉन्ड टूटा, बी और बी के बीच कोई एनर्जी एब्जॉर्ब हुई जब बॉन्ड टूटा, ए और बी के बीच क्या हुआ होगा? कुछ एनर्जी रिलीज हुई होगी। पर जब इंटरैक्शंस ही सेम है, जो ए है, जो बी है और जो ए बी है, अभी कह रहे हैं कि जैसी दोस्ती ए की थी वैसी दोस्ती बी की थी और वैसी ही दोस्ती ए बी की होगी। यानी कि ए की जैसी प्रॉपर्टीज थी बी की भी वैसी, और ए बी में क्या है? वैसी ही घनिष्ठ मित्रता होगी, वैसी ही डीप फ्रेंडशिप हो गई जैसी ए और बी के बीच में थी। तो यहाँ पे चेंज इन हीट तो कोई आया ही नहीं, जितनी एब्जॉर्ब हुई थी उतनी ही रिलीज हो गई। मान लो कि यहाँ पे 5 जूल एनर्जी जो है वो क्या हुई?
अब्सॉर्ब हुई टूटने के टाइम, यहाँ पे 5 जूल एनर्जी अब्सॉर्ब हुई, यहाँ पे 10 जूल एनर्जी जो है वो रिलीज हो गई। क्योंकि इनके बीच की इंटरैक्शंस सेम है, इस वजह से क्या होगा, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। और क्योंकि इंटरैक्शंस सेम है, सेम टाइप ऑफ इंटरैक्शंस है मॉलिक्यूल्स के बीच, तो हीट में भी कोई चेंज नहीं आएगा, एंथैल्पी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज इन एंथैल्पी जो होगा वो कैसा होगा हमारा मिक्सिंग के बाद, जीरो। डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज बोलते हैं, वो कैसा होगा, वो भी हमारे पास जीरो होगा। ना एंडोथर्मिक होगा ना एक्सोथर्मिक होगा, ना हीट एब्जॉर्ब होगी ना हीट रिलीज होगी। क्यों? क्योंकि दोनों तरह की इंटरैक्शंस जो हैं वो सेम है। फिर हमने पहले पढ़ा था सॉल्यूशंस, जब हमने देखे थे, जब बनाए थे, कि डेल्टा एस जो है वो हमेशा कैसी होगी, दैट विल बी ग्रेटर देन जीरो। ये तो बात करने की जरूरत ही नहीं है कि जब दो सॉल्यूशंस को, दो लिक्विड्स को मिक्स करते हैं तो उनकी एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करती है। बात पता चल गई। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है बेंजीन C6H6 एंड टॉलिन। ये होता है टॉलिन। बेंजीन है तो ए, मान लो बेंजीन को हम ए नाम दे देते हैं, टॉलिन को बी नाम दे देते हैं। अब ए के बीच इंटरैक्शंस कैसी है, वैन डर वाल फोर्सेज ऑफ इंटरैक्शंस है, ठीक है, डिस्पर्सिव फोर्सेज है। और बी के बीच कैसी है, बी के बीच भी ऐसी। अब इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। डाइपोल भी कैसा है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो डाइपोल भी नहीं बनेगा। इसके बीच भी कैसी है, वैन डर वाल फोर्सेज ऑफ इंटरैक्शन है, CH3 CH3, ठीक है। यहाँ भी वैन डर वाल फोर्सेज है, यहाँ भी वैन डर वाल फोर्सेज है, टाइप ऑफ वैन डर वाल फोर्सेज है। तो जब मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया, ए और बी को मिक्स कर दिया, तो ए और बी के बीच भी कैसी फोर्सेज हैं, वैन डर वाल फोर्सेज ऑफ इंटरैक्शन ही है। वैन डर वाल फोर्सेज ऑफ इंटरैक्शन ही है, तो चेंज इन इंटरैक्शन तो कोई आया ही नहीं। ए के बीच भी वैन डर वाल थी, बी के बीच भी वैन डर वाल थी। और जब मैंने ए और बी को मिक्स कर दिया, यहाँ पे मैंने CH3 लगा दिया, यहाँ पे दोबारा मैंने CH3 लगा दिया इस तरह से, तो इनके बीच भी कैसी आई, वैन डर वाल फोर्सेज ऑफ इंटरैक्शन आई है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो है नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बनेगी नहीं, ना ही हमारे पास कोई इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ना हमारे पास ऑक्सीजन है, ठीक है, ना फ्लोरीन है, ना नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन तो खैर है, तो इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो नहीं है, तो नई बॉन्डिंग तो कोई बनी नहीं। तो ए और ए के बीच वैन डर वाल थी, बी और बी के बीच वैन डर वाल थी, तो मेरे पास ए और बी में भी कैसी आई, वैन डर वाल आई। तो इंटरैक्शंस कैसी है, सेम है, सेम इंटरैक्शंस होंगी, तो डेल्टा वी कैसा होगा मिक्सिंग पे, जीरो होगा। चेंज इन एंथैल्पी कैसी होगी, जीरो होगी, एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखते हैं कि ग्राफ किस तरह से बनता है। ग्राफ देखते हैं कि आइडियल सॉल्यूशंस का ग्राफ कैसा बनता है। यहाँ लिख देते हैं कि डेल्टा वी मिक्सिंग की कैसी है, जीरो है, और डेल्टा एच कैसी है मिक्सिंग की, वो भी जीरो है। क्योंकि हम ए और बी सॉल्यूशंस लेके चल रहे हैं, तो ए और बी का ग्राफ भी इकट्ठा ही प्लॉट करते हैं। क्योंकि मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर का रिलेशन है, तो मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर के अगेंस्ट ही हमारा ग्राफ बनेगा। वाई एक्सिस पे ले लूंगी मैं वेपर प्रेशर, और एक्स एक्सिस पे ले लूंगी मोल फ्रैक्शन। लग गई बात पता। अब जिन्होंने पिछली वीडियो देखी होगी उनको पता चला होगा कि किस तरह से रॉल्ट्स लॉ में x की वैल्यू 1 आती है। x की वैल्यू 1 कब आती है, जब प्योर कंपोनेंट हो। प्योर कंपोनेंट होगा यानी कि जो दूसरा कंपोनेंट है वो एब्सेंट होगा। मान लो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन a का 1 है, तो b का कितना होगा, 0 होगा, तभी तो वो प्योर कंपोनेंट के बराबर होगा। मान लो यहाँ पे B का मोल फ्रैक्शन 1 है और A का कैसा है, 0 है। सपोज करो कि वेपर प्रेशर A का जो है वो P0A है। P0A ही आएगा ना, P0A आएगा जब x की वैल्यू क्या आ जाती है, x की वैल्यू जब 1 आती है तो PA किसके बराबर आ जाता है, P0A के बराबर आ जाता है। तो यहाँ पे आएगा वो, मान लो कि यहाँ लिख दिया P0A। अब यहाँ पे क्या है कि XB की वैल्यू 1 है, तो P किसके बराबर आ जाएगा, P0B के बराबर आ जाएगा। मान लो यहाँ पे बना दिया मैंने P0B, ठीक है।
अब क्या है कि धीरे धीरे मोल फ्रैक्शन की वैल्यू देखो, XA के मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या है, कम होती जा रही है ना, इतनी कम होगी कि XA की वैल्यू कहाँ पहुंच जाएगी, 0 पहुंच जाएगी। इस तरफ जब मैं एक्स एक्सिस के अलोंग चल रही हूं तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कम हो रही है A के लिए, ठीक है, तो कम हो रही है, तो इस तरह से कम होगी और तब तक कम होगी जब तक 0 तक ना पहुंच जाए। यहां से देखो कि B की 1 है और तब तक चल रही है जब तक B की कैसे हो जाए, 0 ना हो जाए। तो इस तरह से जो है वो चलती रहेगी जब तक 0 ना हो जाए, और इसको हम ज्वाइन कर देंगे। ये आ जाएगा हमारा टोटल प्रेशर PA प्लस PB, और ये वाली लाइन कौन सी है, PB इज इक्वल टू P नॉट B XB, और ये वाली लाइन कौन सी है, PA इज इक्वल टू P नॉट A इंटू XA। मोल फ्रैक्शन की वैल्यू यहाँ पे कम होती जा रही है। तो इस तरह से जो है आइडियल सॉल्यूशंस का ग्राफ बनता है हमारे पास। यहाँ पे क्या है, मोल फ्रैक्शन A का कैसा है, 1 है, B का कैसा होगा, 0 होगा, यानी कि यहाँ सिर्फ A ही कंपोनेंट प्रेजेंट है। एक ही प्रेजेंट है तो उसका वेपर प्रेशर हम P नॉट A लिख सकते हैं। यहाँ पे X भी 1 है तो P नॉट B, यहाँ वैल्यू कम होती जा रही है, यहाँ इसकी वैल्यू कम होती जा रही है, और इन दो प्रेशर्स के बीच सारे प्रेशर्स की वैल्यूज जो है वो लाई करेंगी, P इज इक्वल टू PA प्लस PB। इस तरह से जो है ग्राफ निकल कर आता है, ठीक है। ये आ गई PB वाली लाइन, PB इज इक्वल टू P नॉट B XB, और ये आ गई PA वाली लाइन, PA इज इक्वल टू P नॉट A इंटू XA। XA यहाँ पे मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा ना, ये XA क्या है, 1 माइनस XB है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कम होती जाएगी। ये कहानी थी आइडियल सॉल्यूशंस की। अब कुछ सॉल्यूशंस ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि मैं नहीं मानूंगा कि P इज इक्वल टू PA प्लस PB होता है, मैं तो अपने हिसाब से चलूंगा। तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस दो तरह के होते हैं। द नॉन आइडियल सॉल्यूशंस डू नॉट फॉलो व्हाट, Raoult's law, and they are of two types. Now when they are not following Raoult's law, it means कि A और B और इनकी जो interactions होंगी वो different होंगी। डेल्टा V मिक्सिंग पे कुछ वैल्यू आएगी और डेल्टा H मिक्सिंग पे जो है वो कुछ वैल्यू निकल कर आएगी, और इस इक्वेशन को वो फॉलो नहीं करेगा। इट विल नॉट बी इक्वल टू PA प्लस PB, इट विल नॉट बी इक्वल टू P नॉट A XA। अब बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की। उससे पहले मैं देख लेती हूँ कि स्क्रीन दिख रही है कि नहीं दिख रही है। ठीक है, शुरू करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो डिविएट कर जाते हैं रॉल्ट्स लॉ से, आइडियल बिहेवियर से वो डिविएट कर जाते हैं, और दो तरह के होते हैं। कैसे, ऐसे सॉल्यूशंस जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, और ऐसे सॉल्यूशंस जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं रॉल्ट्स लॉ से। हम पढ़ रहे हैं क्या, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, यानी कि P इज नॉट इक्वल टू P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB, ठीक है। और ये होते हैं दो तरह के, ऐसे सॉल्यूशंस जो शो करते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम विच लॉ, रॉल्ट्स लॉ पढ़ रहे हैं ना, सॉल्यूशन के लिए रॉल्ट्स लॉ है, एंड ऐसे सॉल्यूशंस विच शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ। अब क्योंकि ये डेविएशंस शो कर रहे हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी, और क्या होगा, इनका ग्राफ भी डिफरेंट होगा, इनकी इंटरेक्शंस डिफरेंट होंगी। डेल्टा V मिक्सिंग पे कुछ अलग होगा पॉजिटिव डेविएटेड सॉल्यूशंस के लिए और नेगेटिवली डेविएटेड सॉल्यूशंस के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिवली डेविएटेड सॉल्यूशंस, या ऐसे सॉल्यूशंस विच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ। पॉजिटिव ज्यादा वैल्यू शो करेंगे वो, जैसी ऑब्जर्व आनी चाहिए बराबर, बराबर नहीं आएगी, पॉजिटिव आएगी, यानी ज्यादा आएगी। ज्यादा कोई चीज होगी तभी वो पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ, शोइंग
पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ। अब देखो मेरे पास एक सॉल्यूशन ए है, एक सॉल्यूशन बी है, और मैं क्या बना रही हूं, एक ऐसा सॉल्यूशन बना रही हूं जिनमें ए और बी है। याद रखेंगे ये सारे क्लोज्ड कंटेनर्स हैं, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है कि जो प्रेशर की वैल्यू आएगी वो ज्यादा आएगी। ज्यादा आने से मेरा मतलब है कि PA विल बी ग्रेटर देन P नॉट ए एक्स ए, इस प्रोडक्ट से ज्यादा आएगा, एंड PB विल बी ग्रेटर देन P नॉट बी एक्स बी, एंड P विल बी ग्रेटर देन PA प्लस PB। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ कि वेपर प्रेशर में क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, ज्यादा वेपर्स बन रहे हैं, जितने बनने चाहिए थे उससे ज्यादा वेपर्स बन रहे हैं। ज्यादा वेपर्स बनेंगे तो ज्यादा कंडेंस होंगे, ठीक है, उतना ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे जितने ज्यादा वेपर्स होंगे। और वेपर प्रेशर ज्यादा कब होगा, याद करो जब हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर पढ़ा था तो उसका दूसरा फर्स्ट पॉइंट था कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पे वो डिपेंड करता है। वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जितनी ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी उतना कम वेपर प्रेशर होगा, और जितनी कम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी उतना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। कम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है तो उनको पकड़ के नहीं रख रहे हैं तो क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएंगे, और जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी वो अपने पास रखेंगे, जाने नहीं देंगे, वेपर्स नहीं बनेंगे, तो वेपर प्रेशर नहीं होगा, और वेपर प्रेशर की वैल्यू कैसी आएगी, कम आएगी। यहाँ पे देखो कि वेपर प्रेशर की जो वैल्यू है वो ज्यादा आ रही है। ये वाला वेपर प्रेशर कौन सा है, मिक्सिंग पे। ये जो वेपर प्रेशर है, ये जो P है, इसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है। इसका मतलब कि ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, नई फोर्सेस, न्यू फोर्सेस जो बन रही है, न्यू बॉन्ड्स जो बन रहे हैं, उनके बीच फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पुअर हैं एज कंपेयर टू A एंड B। इसीलिए तो इसके प्रेशर से, इसके प्योर कंपोनेंट के प्रेशर से प्रेशर ज्यादा आ रहा है ना, इसके प्योर कंपोनेंट से प्रेशर जो है वो ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब कि इनके बीच जो इंटरैक्शंस हैं वो स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू जो न्यू इंटरैक्शंस फॉर्म हो रही हैं, क्योंकि न्यू इंटरैक्शंस वीक है, वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी उनके बीच, तो उसका वेपर प्रेशर कैसा होगा, बढ़ जाएगा। तो AA और BB के बीच में इंटरैक्शंस जो होंगी वो कैसी होंगी, ज्यादा होंगी एज कंपेयर टू AB की इंटरैक्शंस। फर्स्ट पॉइंट, इतनी बात पता लग गई। चलो फर्स्ट पॉइंट तो ये है, इसको सेकंड कर लो। थर्ड पॉइंट देखो कि अब क्या हुआ कि इंटरैक्शंस जो हैं, ये वाली जो अट्रैक्शंस है इसमें कैसी है, कम है, इतनी कुछ खास दोस्ती नहीं हुई। ए और बी की तो बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी, लेकिन A और B जब आपस में दोस्त बने तो क्या हुआ, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कैसी हुई, कम हो गई। तो एक ने बोला कि ठीक है भाई मैं तो वेपर्स बनाऊंगा, वेपर प्रेशर बढ़ाऊंगा। अब क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे कम है तो वो दूर दूर होंगे, आपस में पास नहीं आना चाहेंगे। अगर A और A इतने पास दोस्त थे, B और B इतने पास दोस्त थे, जब इन दोनों की, A और B की दोस्ती हुई तो उन्होंने बोला ना भाई मैं तो नहीं तेरे से दोस्ती करनी, तो क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ गया इनके बीच का। यानी कि जो मिक्सिंग पे वॉल्यूम आएगी, दैट इज डेल्टा V ऑन मिक्सिंग जो होगा उसकी वैल्यू 0 से ज्यादा आएगी, उसकी वॉल्यूम बढ़ गई होगी। क्यों बढ़ गई होगी, हमने अभी पढ़ा क्योंकि AB के बीच की जो इंटरैक्शंस हैं वो वीक हैं, तो उनका डिस्टेंस आपस में बढ़ गया होगा। तो डेल्टा V जो है मिक्सिंग पे वो ग्रेटर देन 0 आएगी। नेक्स्ट देखो AA और AA के बीच कैसा हुआ, एनर्जी कैसी हुई, एब्जॉर्ब हुई। BB के बीच जब बॉन्ड टूटा तो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, A और B के बीच जब बॉन्ड बना तो एनर्जी कैसी हुई, रिलीज हुई, एनर्जी रिलीज हुई। ठीक है, जब नया बॉन्ड बना तो क्या हुआ, एनर्जी कैसी हुई, रिलीज हुई। अब जब एनर्जी रिलीज हुई तो देखो AB की
और AA और BB, क्योंकि AA और BB की इंटरैक्शंस स्ट्रॉन्ग है, ये वैल्यू ज्यादा है, तो डेल्टा H ये एंडोथर्मिक है ना, पॉजिटिव वैल्यू शो करता है, और ये एक्सोथर्मिक वैल्यू जो है वो शो करता है। ठीक है, इसको दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो ये है कि एनर्जी एब्जॉर्ब वाली जो वैल्यू है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू एनर्जी रिलीज की वैल्यू, तो डेल्टा H जो है मिक्सिंग पे उसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है, ग्रेटर देन 0 आती है। या इसको ऐसे समझो कि A और B के मॉलिक्यूल्स दूर दूर है ना, वो कोशिश करेंगे कि वो पास पास में आए, पास पास में आएंगे तो एनर्जी लगेगी, कुछ उनको पास में आने को धक्का मुक्की लगेगी ना कि भाई ठीक है पास में आ जाओ, तो एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तो जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, डेल्टा H की वैल्यू कैसी आती है, पॉजिटिव आती है। पॉजिटिव का मतलब है ग्रेटर देन 0 होगी। अब इसका ग्राफ देखते हैं। ठीक है, इतनी बात पता लग गई। ग्राफ लो जी, यहाँ XA की वैल्यू 1 है तो उसका पार्शियल वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट का होगा, और XB कैसा होगा, यहाँ 0 होगा। यहाँ XP 1 है तो उसका वेपर प्रेशर P0B ले लो, और यहाँ पे XA की वैल्यू कैसी होगी, 0 होगी। तो आइडियली ग्राफ कैसे बनना चाहिए था, ऐसा बनना चाहिए था, ऐसा ही बनना चाहिए था ग्राफ। लेकिन भाई अब तो प्रेशर की वैल्यू क्या है, बढ़ गई है। वो कह रहा है कि जी मैं तो नहीं बनूंगा ऐसा, जो करना है कर लो, प्रेशर तो बढ़ गया है, वेपर प्रेशर, तो ये ऐसे बढ़ेगा, ये बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा, और इवेंचुअली टोटल वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ये कौन सी लाइन है, PB वाली लाइन है, ये PA वाली लाइन है। दिस इज P इज इक्वल टू PA प्लस PB। वेपर प्रेशर में क्या आ गया, इंक्रीज आ गया, वॉल्यूम बढ़ गई, एंथैल्पी कैसी है, बढ़ गई। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा। एग्जाम्पल है इथाइल अल्कोहल एंड साइक्लोहेक्सेन। ये है आपका साइक्लोहेक्सेन। क्या फॉर्मूला होगा साइक्लोहेक्सेन का, जरा सोच के बताएंगे। यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन होंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ होंगे, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, C6H12। ठीक है, ये आ गया हमारे पास साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला। अब साइक्लोहेक्सेन आ गया, और साइक्लोहेक्सेन आ गया हमारे पास, और क्या आ गया, इथेनॉल आ गया, इथाइल अल्कोहल आ गया। अब हम कह रहे हैं कि इंटरेक्शंस कैसी हो जानी है, A और B के बीच में वीक हो जानी है, यानी कि AA और BB के बीच की जो इंटरेक्शंस होगी उनका एक्सटेंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू A एंड B। अब ये जो इथेनॉल है दैट इज C2H5OH, C2H5OH, इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसे लिख दो इसको, ये कैसी बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन के बीच एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फॉर्म होता है, इनके और हाइड्रोजन के बीच की बॉन्डिंग को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और साइक्लोहेक्सेन के बीच में कैसी है, सिंपल वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। सॉरी, बेंजीन बना दिया, साइक्लोहेक्सेन है। अब क्या होगा कि ये A है और ये B है, मैंने क्या किया है, दोनों को मिक्स कर दिया है। दोनों को मिक्स करूंगी तो क्या होगा, ये साइक्लोहेक्सेन बीच में घुस जाएगा इनके, ये साइक्लोहेक्सेन यहाँ बीच में घुस जाएगा, साइक्लोहेक्सेन बीच में घुस जाएगा, तो क्या होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक हो जाएगी इथेनॉल और इथेनॉल के बीच की, और वैन डर वाल्स फोर्सेस वीक हो जाएंगी किसके बीच की, साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोहेक्सेन के बीच की वैन डर वाल्स फोर्सेस कम हो जाएंगी, इसके बीच की हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होगी। इसके साथ ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं कर पाएगा, इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो क्या होगा, ए और बी, ए के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, बी के बीच में भी इंटरेक्शंस थी वैन डर वाल, लेकिन जब ए और बी बना तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो कम हुई ही हुई, इनकी वैन डर वाल फोर्सेस भी कम हो गई। तो क्योंकि इंटरेक्शंस यहाँ कम हो गई, वी मिक्सिंग की बढ़ गई, डेल्टा H भी जो है पॉजिटिव आया क्योंकि एनर्जी लगेगी फिर इनको आपस में पास लाने के लिए, और इस तरह से वेपर प्रेशर जो है वो बढ़ गया। तो
तो ये थे सॉल्यूशंस जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं रॉल्ट्स लॉ से। अब हम पढ़ेंगे ऐसे सॉल्यूशंस जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं रॉल्ट्स लॉ से। नेगेटिव डेविएशन है यानी कि जैसी वैल्यू है उससे वैल्यू कैसी आ रही है, कम वैल्यू आ रही है। तो सॉल्यूशंस शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ। अगर आप ये उतारना चाहते हैं ग्राफ तो आप इसको उतार सकते हैं। शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ, सब कुछ वही होगा। नेगेटिव डेविएशन यानी कि वैल्यू जितनी आनी चाहिए उससे कैसी आ रही है, कम वैल्यू आ रही है। वैसे मैं जो है बहुत ही कन्वेंशनल मेथड चूज किया है पढ़ाने के लिए, और जो केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब हम साइंस पढ़ते हैं तो इसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं विच आर ऑलरेडी लेड डाउन इन द बुक्स, है ना। हमें क्या है, उन्हें सिर्फ एक्सप्लेन करना होता है। कितने एक्सटेंट तक, किस अच्छे एक्सटेंट तक हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, वही एक साइंस टीचर की मुझे लगता है एक सक्सेस के पीछे का कारण होता है। इसमें हम कुछ नया जो है वो एड ऑन नहीं कर सकते। ठीक है, इतनी बात हो गई। चलो वापस आते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डिविएशन। ए सॉल्यूशन है, लिड बंद है, लिड बंद है। बी सॉल्यूशन है और मैंने एक ए प्लस बी का सॉल्यूशन बना दिया है। अब क्या है कि जो प्रेशर है उसकी वैल्यू कम आ रही है पी नॉट ए एक्स ए से, यानी कि पी ए विल बी लेस देन पी नॉट ए एक्स ए and PB will be less than P naught B XB। प्रेशर की वैल्यू कम हो रही है। दोबारा से वही रिलेशन याद करो कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब वेपर प्रेशर की वैल्यू कम हो रही है यानी कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई होंगी। इसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगी एज कंपेयर टू ए और बी के बीच में। नहीं, कुछ ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन गई होगी जो इनको कैसे है, बहुत अच्छा दोस्त बनाए होगी। बहुत अच्छा दोस्त बनाए होगी तो वो बोलेगा कि भाई मेरे पास ही रुक, पास ही रुकेगा तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, वेपर्स कम बनेंगे, वेपर्स कम बनेंगे तो प्रेशर एक्सर्ट कम होगा एंड अल्टीमेटली क्या होगा, वेपर प्रेशर में लोअरिंग आ जाएगी। वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जितना कि होना चाहिए। कैसा होना चाहिए था, बराबर होना चाहिए था, लेकिन बराबर से वैल्यू कैसी आएगी, कम वैल्यू आएगी। ठीक है, यानी कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ए एंड बी के बीच जो है वो कैसी है, कम है एज कंपेयर टू ए एंड बी। ए और बी के बीच इंटरेक्शंस कैसी है, स्ट्रॉन्गर है या ज्यादा है। तीसरा, अब क्योंकि ए और बी के बीच में ठीक है थी, बी के बीच में भी थी, अब ए और बी में तो इतनी दोस्ती हो गई है कि कहते हैं कि एक दूसरे को छोड़ के जाएंगे ही नहीं। करण अर्जुन बन के बैठे हुए हैं दोनों, तो करण अर्जुन बन के बैठे हैं तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो गया। डिस्टेंस कम होगा तो क्या होगा, इनकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मिक्सिंग पे वॉल्यूम की जो चेंज होगा वो कैसा होगा, 0 से कम होगा, यानी कि कैसा होगा, नेगेटिव। फोर्थ देखो, डेल्टा एच बताओ कैसा होगा मिक्सिंग पे, डेल्टा एच। चेंज इन एंथैल्पी कैसा होगा, क्योंकि अब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है ए और बी के बीच बढ़ गई है तो एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होगी एज कंपेयर टू जितनी एब्जॉर्ब हुई होगी। जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई होगी वो कम होगी एज कंपेयर टू जितनी एनर्जी रिलीज हुई है। जब न्यू बॉन्ड बना तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा थी, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थी तो बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज हुई। बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई तो डेल्टा एच की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव होगी, एक्सोथर्मिक होगा। तो ये कैसी होगी, लेस देन 0, लेस देन, लेस देन, लेस देन, लेस देन 0, या फिर नेगेटिव वैल्यू जो है वो निकल कर आएगी। पता है ना, ग्रेटर देन एंड लेस देन का साइन। ठीक है, इतनी बात होगी। और डेल्टा एस की वैल्यू कैसी होगी, डेल्टा एस तो हमेशा ही 0 से ज्यादा होगा। डेल्टा एस में कोई चेंज नहीं आना है, एंट्रोपी तो बढ़ती ही है जब भी कोई सॉल्यूशन बनेगा या कोई भी चीज है। यूनिवर्स की एंट्रोपी जो है वो
बढ़ती ही जा रही है। थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। आगे बात इतनी। अब आती है बात इसके ग्राफ की। बाकी सब तो कर लिया, क्या बचा है? ग्राफ बचा है। ग्राफ कैसे बनेगा? प्रेशर की वैल्यू कम आ रही है, लो जी, x से 1 है, इस तरह वेपर प्रेशर जा रहा है, P0 A आ गया, इसका P0 B आ गया, ठीक है। यहाँ x भी 1 है, ये ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा। ठीक बना दिया, हो गया। अब अगर ठीक नहीं, जिनको लग रहा है कि ये ठीक है, वो खुद को एक थप्पड़ मार सकते हैं छोटा सा। क्यों? क्योंकि ये कैसा ग्राफ है? आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है। ऐसा एक्सपेक्टेड था कि ऐसा बनता, ऐसा ग्राफ एक्सपेक्टेड था, ऐसा बनना चाहिए था ना। सॉल्यूशंस अगर आइडियली बिहेव करता तो आइडियली बिहेव करने पे तो ऐसा बनना चाहिए था, पर ऐसा नहीं बनेगा। कैसा बनेगा? इन प्रेशर से वैल्यू, ये टोटल प्रेशर है PA प्लस PB, इससे वैल्यू कम आ रही होगी, कम वैल्यू, कम रेंज हो गई होगी। कैसी वैल्यू आ रही होगी? कम। कम कैसे बनाएंगे? ऐसे आ रही होगी, ऐसे आ रही होगी वैल्यू, कम वैल्यू आ रही होगी। तो ये आ गया हमारा वो ग्राफ जो सॉल्यूशंस नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं रॉल्ट्स लॉ से। क्यों? क्योंकि उनकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो हैं वो बढ़ जाती हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ेंगी तो वेपर प्रेशर कम होगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ेंगी तो वॉल्यूम कम होगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ेंगी तो एनर्जी रिलीज होगी, डेल्टा H नेगेटिव में आएगा। ठीक है, बात इतना हो गया। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है एसीटोन। एसीटोन का क्या फॉर्मूला होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एंड क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या होता है? CHCl3। बेहोश करने के लिए काम आता है, वही वाला क्लोरोफॉर्म है CHCl3 एंड एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसको A मान लो, इसको B मान लो। देखो अब A और A के बीच तो कोई ऐसी इंटरेक्शन है नहीं। देखो कोई ऐसी इंटरेक्शन तो नहीं है ना। कार्बन हाइड्रोजन है, Cl Cl Cl, ऐसी तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग है नहीं ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? इतनी स्ट्रॉन्ग एसीटोन शो करता है, ठीक है, नहीं शो करता है। इतनी बात लग गई पता। एसीटोन एसीटोन के बीच में नॉर्मल क्या है? वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, बात लग गई पता। अब क्या होगा कि जब मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया तो कोई स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस बन के आएंगी, और वो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस कौन सी होंगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फोन में से एक है। ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हेल्प करते हैं। फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये तो जी बोलेगा मैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाऊंगा, बाकी जो है अपना अपना देख लो। इस तरह से तो नया बॉन्ड बन गया, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया। तो A और B की इंट्रैक्शंस कैसी हैं? स्ट्रॉन्ग आ जाएंगी एज कंपेयर टू AA एंड BB की इंट्रैक्शंस। इसके साथ हमारी जो डेविएशंस हैं वो खत्म होती हैं। सॉल्यूशन रॉल्ट्स लॉ क्या होता है? आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, वो खत्म होते हैं हमारे पास। उनके हमने ग्राफ्स देखे, उनकी प्रॉपर्टीज देखी और उनका एग्जाम्पल देखा। ठीक है, अब कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। न्यूमेरिकल्स करने के बाद इस वीडियो में तो नहीं, लेकिन मैं अगली वीडियो में जो है वो एजियोट्रॉप्स जो है पढ़ाऊंगी। आपकी स्क्रीन पे जो है अब क्वेश्चंस फ्लैश होने शुरू होंगे। हमने क्या है उन्हें सॉल्व करना है। आप एक बार खुद से क्वेश्चन पॉज करके जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। 2 हमने पहले कर लिए थे क्वेश्चंस, 2 अभी हम कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन देखा, हमारे पास बेंजीन दे रखा है और टॉलीन दे रखा है। बेंजीन होता है C6H6 और ये होता है C7H8। इतना दे रखा है। इसको A मान लो और इसको B मान लो। P0A भी हमारे पास दे रखा है। P0A दे रखा है हमारे पास 75 mm ऑफ Hg और P0B दे रखा है हमारे पास 22 mm ऑफ Hg। ठीक है,
इसको कहा है कि इन दोनों को मैं मिक्स करती हूँ 23.4 ग्राम्स और 64.4 ग्राम्स और एक सॉल्यूशन बनाती हूँ, और मान लो कि वो आइडियल सॉल्यूशन है। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन का मतलब है कि वो रॉल्ड्स लॉ को जो है फॉलो कर रहा है। तो मुझे बताओ कि बेंजीन का मोल फ्रैक्शन क्या होगा वेपर फेज में। ये मैंने आपको नहीं बताया था। मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में इक्वल होता है वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल प्रेशर, यानी कि पीए अपॉन पीए प्लस पीबी। सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर होगा उसका वो, और टोटल वेपर प्रेशर। तो पूरा ही कैलकुलेट करना पड़ेगा मुझे, पीए भी निकालना पड़ेगा और पीबी भी निकालना पड़ेगा, तभी मैं जो है मैं इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ। तो पीए किसके बराबर होता है, पी नॉट ए एक्स ए। एक्स ए के लिए क्या है, मुझे मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। करो कैलकुलेट, एन ए के मोल्स कैलकुलेट करो, कितना है 23.4 दे रखा है। कार्बन का कितना होता है 12, ठीक है 12 6 आ जाएगा, कितना आता है 12 6 आ जाएगा हमारे पास, प्लस 6 आ जाएगा, दैट विल बी 78, है ना 78 आ जाएगा ना। इसको करके देखो, ये आ जाएगा 0.3 मोल्स। और एनबी भी कैलकुलेट कर लो, एनबी किसके बराबर आएगा 64.4, C7H8, C7 12 7 आ जाएगा, प्लस 8 92 आ जाएगा, 92 7 से करके देखो, हाँ 0.7 मोल्स जो है इसके निकल कर आ जाएंगे। बस सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यूज। पी नॉट ए क्या है मेरे पास 75 है, और एक्स ए कैसा आएगा एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, इस तरह से निकल कर आना है। ठीक है, तो दैट विल बी इक्वल टू 75 इंटू एन ए कितना है 0.3 अपॉन 1, ये कितना आ जाएगा मेरे पास 22.5 mm ऑफ Hg। पीए की वैल्यू निकल कर आ गई 22.5 mm ऑफ Hg। पीबी की वैल्यू निकालो, कैसे आएगी पी नॉट बी एक्स बी। पी नॉट बी कितना दे रखा है 22 इंटू 0.7 अपॉन 1, ऐसे आ जाएगी ना, 0.7 आएगा ना, और 0.7 अपॉन प्लस 0.3 कितना आ जाएगा 1, तो 7 2 14, ये आ जाएगा 15.4 mm ऑफ Hg। बस इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 37.9। अब आप इनको जब डिवाइड करेंगे, तो कितना आंसर निकल कर आएगा, इट विल बी 0.59। तो मोल फ्रैक्शन कितना होगा 0.59, किसका बेंजीन का, किसमें वेपर फेज में, जब उसके वेपर्स बन चुके हैं। ठीक है, लिक्विड में तो वैसे आएगा जैसा हम निकालते हैं, वेपर फेज में होता है वेपर फेज ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल प्रेशर। ठीक है, इजी था बहुत, किस तरह से करना है हमने देख लिया। मोल्स आपको निकालने हैं, उसके बाद हमने क्या है यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, Na अपॉन Na प्लस Nb। अब XB 1 माइनस करके भी कैलकुलेट कर सकते थे ना, 1 माइनस 0.3 कितना आता है और 0.7। ऑलराइट, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 किलो पास्कल्स। वाटर का वेपर प्रेशर दे रखा है, वाटर का वेपर प्रेशर दे रखा है 12.3 किलो पास्कल। वो पूछता है कि 1 मोलल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा अगर उसमें मैंने सॉल्यूट ऐड कर रखा है। यहीं पे आप मात खा जाएंगे, सॉल्यूट ऐड कर रखा है उसमें। सॉल्यूट का कुछ प्रेशर नहीं होता है, लेकिन क्या मोल फ्रैक्शन होता है। आप याद करो कि जब हमने क्या है उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया था, वो वाली इक्वेशन लगेगी। 1 मोलल सॉल्यूशन, 1 मोलल सॉल्यूशन है, मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट।
अब क्योंकि 1 मोलल आ रहा है, 1 मोलल आ रहा है, यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, सॉल्यूट के मोल्स, n ऑफ B कर लो, सॉल्यूट को SOL कर दो, n ऑफ सॉल्यूट कितना है, 1 है। मोलैलिटी कितनी आ रही है, 1 मोल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, 1 आ रहा है ना, तो 1 आगा 1 पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गए। अब आप मोल्स ऑफ वाटर निकालो, किस तरह से निकलेंगे, कितना मास दिया हुआ है, 1 पर केजी में दिया हुआ है, यानी कि 1000 ग्राम्स दिया हुआ है और उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18। इसको आप करेंगे तो 55.55 मोल्स निकलकर आएंगे। लग गया ना पता। अब देखो बच्चों, 1 मोलल सॉल्यूशन दे रखा है। 1 मोलल सॉल्यूशन का मतलब है कि सॉल्यूट का 1 मोल 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व है, तभी, ठीक है। 1 आ गया हमारे पास, यानी कि मोल्स कितने आ गए सॉल्यूट के, 1 आ गए। और वाटर के निकालने होंगे तो कैसे निकलेंगे, कितना मास गिवन है सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का मास कितना गिवन है पर केजी, 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट यानी कि 1000 ग्राम्स, और मॉलिक्यूलर मास कितना होता है वाटर का, 18 होता है। अब आप याद करो कि आपने प्रेशर का पढ़ा था P0A से, ठीक है, P0A से था, यहाँ पे कर दो P0 ऑफ वाटर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, ठीक है। इतनी बात आपको पता लग गई कि जब हमने वहां पर एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड किया था तो वो क्या था मेरे पास, x ऑफ वाटर। x ऑफ वाटर निकालना पड़ेगा तो आप मोल फ्रैक्शन किसका निकाल सकते हो, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन तो होगा ना, आप यहाँ पे डायरेक्ट वाटर का नहीं निकाल सकते। इसके साथ 1 माइनस एक्स भी होगा बच्चों। क्यों होगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट नहीं निकाल सकती हूँ सॉल्यूट इसका वाटर का कि NB अपॉन Na प्लस NB के, क्यों, क्योंकि ये वाला टोटल प्रेशर है मेरे पास, सॉल्यूशन का प्रेशर है ये, जिसमें प्योर वाटर का सिर्फ वेपर प्रेशर लिया है मैंने, ये मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में है। सॉल्यूट मुझे प्रेशर की तो कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, लेकिन वो मुझे किसकी वैल्यू देता है, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू देता है। तो XB किस तरह से कैलकुलेट होगा, XB कैलकुलेट होगा 1 अपॉन 1 प्लस 55.55, दैट इज 1 अपॉन 56.5। इसको आप कैलकुलेट करो तो 0.17 करके इसकी वैल्यू जो है वो निकल कर आएगी, 0.0177 मोल्स, 0.0177 मोल्स। तो यहाँ पे आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसका वेपर प्रेशर कितना दे रखा है, 12.3 इंटू 1 माइनस 0.0177। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। वो प्रेशर जब सॉल्यूट डिसॉल्व किया है, उस सॉल्यूट का अपना कोई वेपर प्रेशर तो नहीं है, लेकिन मोल फ्रैक्शन जरूर है। इसका आंसर आएगा 12.08 किलो पास्कल। यूनिट से तो कोई लेना देना नहीं है क्योंकि कहीं पे भी कोई कन्वर्जन नहीं है, ठीक है। इस तरह से जो है हम निकालते हैं, आपको ध्यान से देखना है। 1 मोलल सॉल्यूशन दिया था, यानी सॉल्यूट का 1 मोल 1 केजी सॉल्वेंट में डिसॉल्व था, वहां से सारा जो है हमने कैलकुलेट किया। इसके साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। एक छोटी सी वीडियो में मैं एजियोट्रॉप्स करवा दूंगी, फिर हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ेंगे। आई होप आपको जो मैंने पढ़ाया है वो समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।